हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान के भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो भाग 4 का जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है उनका अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का जो वर्णन है भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में किया गया है। ये अनुच्छेद राज्य को निर्देश देते हैं कि वो अपने नीतिगत निर्णयों में समाज की कल्याण, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से काम करे। ये तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, अर्थात भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में जगह दी गई है। अब आता है अनुच्छेद 36 जो परिभाषा बताता है। क्या परिभाषा बताता है? राज्य की परिभाषा बताता है। ये राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के मैंने जो 12 आर्टिकल है ना, 12वां आर्टिकल है उसमें भी यही परिभाषा थी। ठीक है? इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है जो कि भाग 3 के मौलिक अधिकारों के तहत परिभाषित राज्य के समान है ना। इसमें केंद्र, राज्य की सरकारें, संसद, राज्य विधानसभाएं और सभी स्थानीय प्राधिकार प्लस अन्य प्राधिकार इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें आप इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते ना, वाद योग्य नहीं है। जबकि आपको पता होगा कि जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य होते हैं ना, वाद योग्य होते हैं, अर्थात मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। इस अनुच्छेद 37 में स्पष्ट किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, परंतु ये सिद्धांत राज्य की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह कानूनी बल नहीं दिया गया है, लेकिन ये नीति निर्माण में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते। अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताता है ना। राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो समाज के सभी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए प्रयासरत रहे ताकि सामाजिक विषमता को दूर किया जा सके। अनुच्छेद 39 में क्या लिखा है, क्या वर्णन है? समान अवसर और धन का समान वितरण के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों और समान वेतन का प्रावधान करता है। यह संपत्ति और संसाधनों का वितरण इस प्रकार करने का निर्देश देता है ताकि सभी नागरिकों को लाभ। अनुच्छेद 39 ए ये न्याय का समान अवसर प्रदान करता है, अर्थात निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के बारे में बताता है। क्या बताता है? निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताता है। ये भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जब इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो गरीब और कमजोर वर्गों के लिए न्याय पाने की क्षमता में सुधार हेतु निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। वो ग्राम पंचायतों गठन के बारे में राज्य को निर्देश देता है ना। ये राज्य को सुनिश्चित करना है कि वो ग्राम पंचायतों के गठन करे ताकि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिले और स्थानीय समस्याओं का समाधान हो सके। ठीक है। अनुच्छेद 40 एक विशेष महत्व भी रखता है क्योंकि इस आर्टिकल के तहत भारत में स्थानीय स्वशासन को काफी बल प्राप्त हुआ है। 73वां संविधान संशोधन आप देखेंगे तो ग्राम पंचायतों को जो संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी वो उससे संबंधित है। अनुच्छेद 41 में क्या वर्णन है? कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार इसमें वर्णित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नागरिकों को कार्य, शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रोग और अपंगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता देने का निर्देश का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 42 काम की उचित परिस्थितियां और मात्रा तो सहायता के बारे में बताता है। राज्य को श्रमिकों के लिए कार्य की उचित और मानवीय परिस्थितियों तथा मात्रा तो राहत सुनिश्चित करने का निर्देश
देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 43 में क्या वर्णन है? जीवन स्तर में सुधार और कार्य का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में बताया गया है। राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उचित कार्य और जीवन की स्थिति प्रदान करे। अनुच्छेद 40 ए है ना, श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी, इसे भी 42वें संविधान संशोधन के 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। राज्य को निर्देशित किया गया है कि वो श्रमिकों को प्रबंधन और उद्योगों के संगठन में भागीदारी का अधिकार प्रदान करे, जिससे औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिले। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है ना, ये वर्तमान में काफी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे ताकि सामाजिक एकता को बढ़ावा मिल सके ना। समान नागरिक संहिता काफी चर्चित विषय रहा है। इसमें क्या होगा, पहले सिविल लॉ भारत में एकीकृत नहीं है, जबकि जो क्रिमिनल जो कानून है वो एक है। तो भारत ये मतलब भारत में इस तरह की मांग उठ रही है कि यहाँ पे समान नागरिक संहिता हो, अर्थात जैसे कोई मुस्लिम शादी करता है, कोई हिंदू शादी करता है, कोई सिख, जैन, बौद्ध या क्रिश्चियन शादी वगैरह करते हैं, तो इनके लिए समान नियम कानून होना चाहिए। इसे समान नागरिक संहिता कहते हैं, है ना। मतलब नागरिकों के जो सोशल वाले जो फैक्टर है उसमें समान लोगों को अधिकार होने चाहिए, कर्तव्य भी समान होने चाहिए, इसलिए समान नागरिक संहिता के मांग उठ रही है। हाल ही में आपको पता होगा कि उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता के बारे में अपना एक्ट पारित किया है, और गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है ना। समान नागरिक संहिता गोवा में पहले से ही लागू। अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो 6 साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण का प्रावधान बताया गया है। राज्य को अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने तथा उनका उत्थान करने का निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 47 में पोषण और जीवन स्तर में सुधार के बारे में बताया गया है। राज्य को जन स्वास्थ्य सुधारने और पोषण में वृद्धि करने का निर्देश है, जिससे नशीले पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित किया जा सके। अनुच्छेद 40 में क्या वर्णन है? कृषि और पशुपालन का प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। राज्य को कृषि और पशुपालन के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देने का निर्देश है, जिसमें विशेषकर गो हत्या को रोकने पर बल दिया गया है। आर्टिकल 41 ए, इसे भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, और इस आर्टिकल का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। ठीक है, राज्य को पर्यावरण संरक्षण और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा करने का निर्देश है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा के बारे में बताता है। राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों, वस्तुओं की रक्षा और देखभाल करने का निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता बताता है। राज्य को निर्देश है कि वो न्यायपालिका से कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने के लिए कदम उठाए ताकि न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। ये भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को भी बताता है। क्या बताता है? शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत ना, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत जो अमेरिका में काफी विस्तृत रूप से लागू होता है, और इसके प्रणेता कौन है? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अगर हम देखें तो पुनर्जागरण काल में मोंटेस्क्यू नामक विद्वान शक्ति के पृथक्करण के काफी समर्थक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, है ना, स्पिरिट ऑफ लॉ में शक्ति के पृथक्करण के बारे में बताया था। द स्पिरिट ऑफ लॉ। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताता है। राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करे, राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखे और अंतर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करे। इस नीति, है ना, तो ये पूरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। इसके अगर हम प्रमुख आगे देख लेते हैं, थोड़ा मूल करते हुए आएंगे।
इसमें वो प्रमुख फैक्टर आप देखेंगे तो अगर आपको एक मेंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो राज्य की नीति निर्देशकता तो वाद योग्य नहीं है, परंतु जो किसी सरकार के बने रहने में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी कि किस तरह से राज्य के नीति निर्देशकता तो सरकार के बने रहने में एक प्रमुख फैक्टर रहते हैं। अब हम भारतीय संविधान के भाग 4 का, है ना, भाग 4 का, है ना, आर्टिकल 51 ए के बारे में पढ़ेंगे। ये भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, है ना, स्वर्ण सिंह समिति, है ना, स्वर्ण सिंह। और ये कौन से देश से प्रेरित है? जो मूल अधिकार है वो यूएसएसआर से प्रेरित है ना, पूर्व में जो सोवियत संघ था उससे प्रेरित है। जबकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित है? ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है राज्य के नीति निर्देशक। कभी कभी वन लाइनर में इसी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है, जिसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य नागरिकों के दिशा निर्देश है, जो ये बताते हैं कि हर नागरिक का देश के प्रति क्या योगदान है और जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। मूल कर्तव्य के उद्देश्य नागरिकों को उनके दायित्वों का बोध कराना है, ताकि वे अपने अधिकारों का सदुपयोग कर सके, राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सके। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। जब 1976 में इनको जोड़ा गया था तब 10 मूल अधिकार थे, 10 मूल कर्तव्य थे, परंतु 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का जो मूल कर्तव्य है उसे जोड़ा गया और 11वां मूल कर्तव्य इस तरह जुड़ा। ब्रीफ में हम मूल कर्तव्यों को देख लेते हैं कौन कौन से। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वजों और राष्ट्रीय गान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों के आदर्शों को मानना और उनका पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, देश की रक्षा करना जब भी आवश्यक हो, राष्ट्रीय सेवा करना, भारत के सभी लोगों में समानता और भाईचारे की भावना का विकास करना, जिससे धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विभाजन दूर हो सके, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल है, और जीवों के प्रति दया भाव रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना ताकि राष्ट्र की गरिमा और प्रतिष्ठा का विकास हो सके, भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण और उसका विकास करना, यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना। ये जैसे मैंने बताया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये जो मूल कर्तव्य जब जोड़े गए थे 1976 में, जब ये भारतीय संविधान का भाग नहीं था। ठीक, मूल कर्तव्यों को हम महत्व देखें तो क्या महत्व है? सामान्यतः अगर जब कभी हमको अधिकार दिए जाते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, है ना। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, अलग नहीं है। कोई अगर अधिकार प्राप्त करता है तो उसके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं। तो हम कर्तव्यों को इन्हीं परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मूल कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को उनके समाज के प्रति और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराना है। ये कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका पालन करने से समाज में नागरिकों का आदर्श के रूप में विकास हो सकता है। निष्कर्ष के रूप में मूल कर्तव्य भारतीय समाज को एकजुट करने और प्रत्येक नागरिक की एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब मूल कर्तव्य क्या होता है कि अगर देखा जाए तो एक जिम्मेदार नागरिक के निर्माण में मूल कर्तव्यों का विशेष महत्व होता है। जैसे अधिकार प्राप्त करके व्यक्ति अपने आप को मतलब शक्तिशाली महसूस करता है, उसी तरह कर्तव्य के द्वारा वो उसे अपने जो शक्तिशाली होने का बोध होता है कि अगर मैं शक्तिशाली हूँ तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है।
तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य देख लिए। अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि जो मूल अधिकार होते हैं, है ना, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कभी कभी समानता, अंतर, ये चीजें पूछ ली जाती है ना। क्या पूछ लिया जाता है कि इनमें क्या समानता है ना, दोनों में, दोनों की तुलना कीजिए। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। मूल अधिकार और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो पहले तो ये बता देंगे कि जो मूल अधिकार है ये वाद योग्य होते हैं, है ना, वाद योग्य होते हैं, अर्थात इन्हें हम कोर्ट में जाकर लागू करा सकते हैं, जबकि ये वाद योग्य नहीं होते, ये वाद योग्य नहीं होते। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा अगर देखा जाए तो मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं, है ना, मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं, जबकि ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं। सामान्यतः ये सकारात्मक माने जाते हैं, डीपीएसपी, है ना, सकारात्मक। तीसरा अगर पॉइंट हम देखें तो मूल अधिकार जो होते हैं, इनके आर्टिकल लिख सकते हैं हम 12 से लेकर 35 तक, और ये 36 से लेकर 51 तक, है ना, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें वर्णन। और अगर चौथा पॉइंट देखे जाए तो मूल अधिकार, कुछ ऐसे डीपीएसपी है जिन्हें मूल अधिकारों में परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन मूल अधिकारों को डीपीएसपी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये आप अपनी भाषा में अंतर एक लिख सकते, ठीक है। तो इस तरह से काफी 4 या 5 पॉइंट हो गए मूल अधिकार और डीपीएसपी के अंतर और तुलना के रूप में। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक। तो आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम अम, हम्म, भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे, है ना, राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे और पूरा उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।